हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान में रासायनिक बलगत की चैप्टर चल रहा था, तो आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है ये जानेंगे। फिर प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक क्या है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहले बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया की। प्रथम कोटि की अपक्रिया है क्या? तो वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनकी सांद्रता अभिक्रिया की प्रथम घात या अभिकारक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है या इस प्रकार की जो कोटि होती है वह प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा में फिर से एक बार कह सकते हैं, वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण क्या है? तो कह सकते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। अब a अभिकारक की सांद्रता है और जो x है वो आपका उत्पाद है, कितना उत्पाद बन रहा है। t जो आपका है वो समय है। तो कोई अभिकारक, अगर किसी हम रासायनिक अपक्रिया की बात कर लें कि कोई रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक A है और कोई आपका प्रोडक्ट P प्राप्त हो रहा है, तो प्रारंभिक समय में जो अभिकारक की सांद्रता थी वह कितनी थी, फिर उसके बाद T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई। तो T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और यहां से हम कह सकते हैं कि जो अपक्रिया का वेग है वो या दर कह सकते हैं dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के बराबर है। तो ये हो गया आपका dx/dt बराबर ka। अगर हम अभिकारक की बात करते हैं, जो आपका वेग स्थिरांक होता है इसका मान ऋणात्मक लिया जा सकता है, और अगर उत्पाद की बात होगी तो वहां पर धनात्मक। तो ये अभिकारक की बात है, क्योंकि कहा गया वह क्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर। तो जब अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात है तो अभिकारक के लिए यहां से आपका जो अपक्रिया का वेग होगा वो माइनस का dx/dt होगा, या औसत वेग की बात करें तो माइनस का dx/dt लिया जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया गया तो बराबर आपका वेग स्थिरांक के रूप में क्या आ गया, तो माइनस dx/dt बराबर ka, जहां के वेग स्थिरांक अर्थात इस रासायनिक अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो k हो गया। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक समय इनवर्स या टी इनवर्स होता है, इसे टी इनवर्स भी कह सकते हैं कि समय इनवर्स, या इसे टी इनवर्स के रूप में अगर परीक्षा में पूछा गया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के मात्रक क्या है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो मात्रक होता है वो समय इनवर्स या टी इनवर्स होता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि कोई उदाहरण ले रहे हैं, तो यहां से हमने उदाहरण ले लिया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो कह रहे हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को उच्च ताप पर अपघटित कराने पर, मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लिया गया, इसे उच्च ताप पर क्रिया कराया गया, तो उच्च ताप पर क्रिया कराने पर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। तो यहाँ से नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का निर्माण होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि तापीय अपघटन से अपक्रिया का वेग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। मतलब यहाँ से जो आपकी अपक्रिया थी प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो अभिकारक की सांद्रता है वह dx/dt अर्थात कह सकते हैं जो अपक्रिया की दर है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये बात हो गई हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया की प्रथम कोटि अपक्रिया और उदाहरण की बात हो गई तथा मात्रक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक की। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक की बात है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक के लिए यहाँ पर यदि कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया यदि प्रथम कोटि की अपक्रिया हमें मानते हुए प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो यहाँ से प्रथम कोटि की अपक्रिया के रूप में A अभिकारक हो गया, P आपका उत्पाद हो गया। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a थी। उस समय उत्पाद शून्य था। T समय पश्चात
टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता A-6 हो गई, उस समय उत्पाद X प्राप्त होगा। तो भाषा में लिख सकते हैं माना A अभिकारक तथा P उत्पाद है। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a तथा उत्पाद शून्य था। टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता A-6 तथा उत्पाद की सांद्रता X प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि यह प्रथम कोटि की अपक्रिया है, इसलिए प्रथम कोटि की अपक्रिया को जो वेग स्थिरांक होता है वह अपक्रिया की जो आपकी प्रथम घात होगी उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो प्रक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम वेग स्थिरांक के व्यंजक से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो dx है, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपक्रिया की प्रथम घात की क्या लिख सकते हैं, A-x की। अब dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A-x की अपक्रिया की प्रथम घात की। तो यहाँ से लिख सकते हैं dx, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया गया तो लिख दिया गया dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती हटाने पर वेग स्थिरांक के रूप में किया गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि के ब्रैकेट में आ गया A-x। अब dx/dt के A-6 हो गया। A-6 को बराबर इस बात है तो यहाँ लिख सकते हैं 1/A-x dx बराबर के इंटू आपका ये बराबर के स्क्वायर dt पहुंच गया तो के इंटू dt हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब समाकलन का निशान हो गया 1/A-x dx बराबर के इंटीग्रेशन आप के अचर बार छोड़ गया इंटू 1 कर लिए dt आपका 1/A-x का यदि समाकलन किया जाता है तो आता माइनस का log A-x बराबर के बार छूटा 1 का समाकलन t के सापेक्ष किया गया t आया और समाकलन स्थिरांक के रूप में i जोड़ दिया गया। इसको मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये जब समाकलन किया जाता है तो log A-x के बेस में e आता है तो e के रूप में यहाँ माइनस का log A-x बराबर के t प्लस का i प्राप्त हो गया। अब यहाँ से समाकलन स्थिरांक का मान निकालना है तो प्रारंभिक सांद्रता के अनुसार अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता से अब अगर प्रारंभिक सांद्रता की बात करें तो t बराबर जो समय था 0 और उत्पाद क्या प्राप्त हुआ था 0 समीकरण के अनुसार समीकरण 1 से। अब इसका मान जब समीकरण 1 में रखा गया तो यहाँ से x के स्थान पे 0 आया तो माइनस का log e a आपका है
बराबर आपका क्या बचा k इंटू टी। टी का मान 0 था तो यहाँ से आपका 0 आया, बचा आपका i। जी आ गया माइनस लागिए बराबर i। इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 से i का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से i का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब समीकरण 1 में i का मान रख रहे हैं, यहाँ से है माइनस का लाग बेस में t a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस का i का मान आया माइनस में तो माइनस आपका लाग e a आपका आ गया, प्लस माइनस आपका हो गया तो माइनस का लाग e ब्रैकेट में a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी माइनस का लाग e a, लाग e a को बराबर किस पार भेजे तो प्लस में हो गया, लाग e a माइनस का लाग e a माइनस एक्स बराबर आपका आ गया k इंटू टी। अब लाग e का मान हम लोग जानते हैं बिग होता है, कह सकते हैं कि जो बिग नोट है, हम जानते हैं कि जो लाग e होता है अगर इसको बेस 10 के रूप में बदला जाता है तो इसका मान 2.303 इंटू लाग बेस में 10 आपका होता है। इसका मान हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से लाग e का मान समीकरण 3 में रखना है तो कह सकते हैं समीकरण 3 से, अब जब समीकरण 3 में इसका मान रखा जाता है तो लाग e के स्थान पे आ गया 2.303 लाग बेस में आपका 10 आया। अब बेस में 10 लिखा जाए चाहिए ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका लाग e, फिर माइनस का 2.303 लाग a माइनस का x बराबर आपका k इंटू टी आएगा। अब दोनों में 2.303 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचा 2.303 ब्रैकेट के अंदर आ गया लाग a माइनस का लाग a माइनस का x बराबर आपका k इंटू टी। अब लाग m माइनस लाग m नया सूत्र लगा दिया गया, कौन सा सूत्र लगाया गया, लाग m माइनस का लाग n का एक सूत्र है होता है लाग m अपान n। अब इसका वैल्यू ऊपर जब करते हैं तो लिख सकते हैं 2.303 ब्रैकेट में लाग a अपान a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। टी को बराबर इस पार लेके आए तो k को आगे कर लेते हैं, इसको जब पीछे लिखा गया तो 2.303 अपान आ गया t और यहाँ से लिख दिया गया लाग a अपान a माइनस एक्स। यह प्राप्त हुआ प्रथम कोट के क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजन, जहां लिख सकते हैं जहां a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को प्रदर्शित करता है, फिर a माइनस एक्स टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता और टी अभिक्रिया में लगने वाला समय, अभिक्रिया में लगने वाला समय, और जहाँ के आपका वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, वेग स्थिरांक। इस प्रकार से हम प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक का निगमन कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक का निगमन करना था तो हमने मान लिया यदि कोई प्रथम कोट की क्रिया हमारे पास है तो वह a p के अभिकारक के रूप में ले लिया गया, उत्पाद के रूप में p ले लिया गया। अब जो अभिकारक a था प्रारंभ में उसकी सांद्रता a थी, मतलब कोई संपूर्ण पदार्थ लिया गया उस समय क्रिया नहीं हुई तो अभिकारक की जो सांद्रता वो पूरी a थी। उत्पाद के रूप में कोई पदार्थ नहीं था हमारे पास में, लेकिन t समय पश्चात t समय बीता तो अभिकारक की जो सांद्रता थी उसमें कुछ कमी x की हो गई क्योंकि x के रूप में उत्पाद प्राप्त हो गया। तो आपको उत्पाद की जो सांद्रता थी उस समय t समय पश्चात x थी तो माना a अभिकारक है, t उत्पाद है, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता a तथा उत्पाद शून्य था, t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स, उत्पाद x प्राप्त होते हैं। यह प्रथम कोट की क्रिया मतलब प्रथम कोट की क्रिया के अनुसार इतना हमारा मतलब अभिकारक के रूप के जो प्रारंभिक सांद्रता a थी उस समय 0, t समय पश्चात माइनस एक्स अभिकारक की उत्पाद
x के रूप में बदल गया। अतः क्रिया का जो वेग स्थिरांक याद करना था उसके लिए यह प्रथम कोटि की क्रिया के प्रथम घात के अनुमानुपाती होता है। तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a - x के हो गया। अब यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती जब हटाया गया तो वेग स्थिरांक के रूप में किया गया, तो dx/dt बराबर के a - x हो गया। अब यहाँ से दोनों चरों को एक तरफ करने पर समान प्रकार के पदों को, तो समान प्रकार के पदों के रूप में x को बराबर के इस बार भेजा गया a - x के पद को, तो ये गुणे में था के साथ में बटे में आ गया 1/a - x। यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 मान सकते थे, 1/a - x dx आप हो गया बराबर के dt को बराबर विस्तार पूछे के into dt हो गया। दोनों बच्चों का समाकलन करने पर जब समाकलन किया गया तो जो निशान है समाकलन का आपका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a - x dx बराबर के into 1 dx हो गया। 1/x का जब समाकलन किया जाता है तो माइनस का log dx आता है, 1 का समाकलन t आता है प्लस i इंटीग्रल के रूप में i समाकलन स्थिरांक हो गया। अब क्रिया की प्रारंभिक सांद्रता की जब बात की गई क्योंकि हमको समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करना था, तो उस समय क्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के समय जो समय था वो 0 था और उस समय उत्पाद जो था वो भी 0 था, तो t और x का मान समीकरण 1 में रखा गया। जब 1 में रखें तो x के स्थान पे 0 रखने पर a बचा माइनस का लागी, t के स्थान पे 0 संपूर्ण पद शून्य हो गया बचा i, तो यहाँ से आ गया माइनस का लाग e बराबर i। समीकरण अब i का मान समीकरण 2 से i का मान समीकरण 1 में रखने पर जो ये पद हमारा प्राप्त हुआ इसको हमने समीकरण 1 माना। अब समीकरण 1 में जब मान रखा गया i का तो माइनस में था, माइनस का लाग e हो गया। अब माइनस के लाग e को बराबर के स्थान लाया गया तो प्लस में हो गया, प्लस का लाग e माइनस लाग e a - x बराबर के into t आ गया। अब हम जानते हैं log e का जो मान होता है वो 2.303 into log बेस में 10 के बराबर होता है, तो इसका मान हमने समीकरण 3 से, अब इसको समीकरण जब 3 में रखा गया तो 2.303 log बेस में 10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 10 चाहे लिखा जाए ये ना लिखा जाए, समान प्रकार के पद है उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ से log a 2.303 log a - x बराबर के into t आ गया। दोनों में 2.303 कॉमन था, बाहर निकाल दिया गया बचा log a माइनस log a - x बराबर के into t आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दिया गया log a माइनस का log a माइनस log a का फार्मूला होता है log m अपान n आपका, इसका प्रयोग कर दिया गया तो आया 2.303 log a अपान a - x बराबर के t को बराबर किस बार में, तो यहाँ बचा के 2.303 बटे में आ गया कि log a अपान a - x, जहाँ यह विकारक की सांद्रता a - x t समय पश्चात विकारक की सांद्रता और आपका जो t है क्रिया में लगने वाला समय के वेग स्थिरांक है। इस प्रकार से हम प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक याद कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम प्रथम कोटि की क्रिया की अर्धायुक्त की बात करेंगे। थैंक यू।